हेलो फ्रेंड्स, मैं ओंकार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका ओंकार क्लासेस में। आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास। आज का टॉपिक है उद्देशिका या प्रस्तावना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उद्देशिका या प्रस्तावना। 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया, जिसका संशोधित रूप ही संविधान की प्रस्तावना बना। जिसका संशोधित रूप कुछ इस प्रकार है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना के द्वारा ही पूरे संविधान के मुख्य उद्देश्य को प्रदर्शित किया जाना। भारतीय संविधान के मूल आदर्शों को प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया। तो आइए हम सब प्रस्तावना को एक बार पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब हम प्रस्तावना के एक एक शब्द को समझेंगे। सबसे पहले बात आती है हम भारत के लोग। तो इसका मतलब क्या है? तो इससे आशय है हम भारत के लोग यानी कि लोगों से, भारत के लोगों से है, भारत के नागरिक से है, भारत की जनता से है। भारत में सर्वोच्च स्थान पर हमारा संविधान है और संविधान की ताकत का स्रोत हम भारत के लोग हैं। इसके बाद नेक्स्ट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ है कि भारत आंतरिक और बाहरी रूप से निर्णय लेने के लिए संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यदि कुछ समय पहले की बात करें तो भारत पूरी तरह से ब्रिटिश के नियंत्रण में था। भारत के सभी आंतरिक और बाह्य निर्णय ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा लिए जाते थे। तो इस प्रक्रिया को ध्यान में रखकर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द को उद्देशिका में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है समाजवाद। यदि सीधी भाषा में कहें तो समाज में मनुष्य पारस्परिक यानी कि एक दूसरे के साथ सहयोग द्वारा आवश्यक चीजों की प्राप्ति करके प्रत्येक सदस्य के आवश्यकता अनुसार उन चीजों का बंटवारा करना, मतलब एक साथ समान रूप से रहना। समाज में समाजवाद गांधीवाद की ओर इंगित करता है। एक लोकतांत्रिक समाजवाद जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, यानी कि सरकारी और निजी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करें। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष। इसका अर्थ यह है कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म शामिल नहीं होगा। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है और धर्म के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है लोकतंत्र और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो हम दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, पहले लोकतंत्र फिर गणराज्य। तो लोकतंत्र के बारे में जानते हैं। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का शासन या जनता का शासन। अब यहाँ दो लोगों की बातों को याद किया जा सकता है। पहला, यूनानी दार्शनिक वलीयान के अनुसार इन्होंने क्या कहा था? लोकतंत्र वह होगा जो जनता के द्वारा हो और जनता के लिए हो। दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। अब बात आती है गणराज्य पे। तो ये क्या है? यहाँ पर हम आपको दो शब्दों से अवगत कराएंगे, एक राजतंत्र और एक गणतंत्र या गणराज्य। तो राजतंत्र क्या है? राजतंत्र में शासन वंशानुगत होता है, जैसे कि राजा का बेटा राजा होगा
और गणतंत्र में शासन वंशानुगत नहीं होता। अब हम गणराज्य को दो भागों में बांटें तो गण मतलब होता है लोग या जनता और राज्य मतलब होता है रियासत या देश। तो एक ऐसा देश जहां के शासन तंत्र में देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई व्यक्ति पद ग्रहण कर सकता है। अब बात आती है न्याय की। तो न्याय का अगर हम मतलब समझे तो इसका मतलब होता है भेदभाव का ना होना। तो इसमें तीन चीजों को शामिल किया गया है। एक है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। तो सबसे पहले हम सामाजिक न्याय के बारे में जानते हैं। हर एक व्यक्ति को समान दर्जा दिया जाना, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो, जैसे कि धर्म, जाति या संस्कृति को लेकर। अब हम आते हैं आर्थिक न्याय पर। तो आर्थिक न्याय क्या है? इससे आशय है कि आर्थिक असमानता को समाप्त करना या आर्थिक असमानताओं में समानता लाना। किसी भी व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार उच्च या निम्न नहीं समझा जाएगा। इसके अंतर्गत इन चीजों को शामिल किया जाता है। अब बात आती है राजनीतिक न्याय की। तो भारत में प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। इसके अंतर्गत नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी तथा राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक प्राप्त है। अब बात आती है स्वतंत्रता की। तो इसके अंतर्गत चार चीजों को शामिल किया गया है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। पांच चीजों को: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है। तो बिना किसी के अधीन, बिना किसी बंधन के अपने इच्छानुसार कार्य करने का अधिकार। अब हम एक एक करके उन पांचों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात आती है विचार की। किसी वस्तु या विषय पर मन ही मन तर्क करके कुछ सोचने या समझने की क्रिया, इसको विचार की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरा है अभिव्यक्ति। तो इसका मतलब क्या है? मन के विचारों का स्पष्ट रूप से सामने आने की प्रक्रिया, इसके अंतर्गत ये अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। फिर बात आती है विश्वास की। किसी पर यकीन या भरोसा करने की स्वतंत्रता, ये विश्वास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है धर्म। जो व्यक्ति चाहे जिस धर्म को अपना सकता है, मतलब इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है उपासना। तो संघ के प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार उपासना करने की पूरी आजादी है। अब बात आती है प्रतिष्ठा या अवसर की समता। तो यहां समता से आशय है, समता के अंतर्गत समानता की बात की जाती है। इसमें विशेषाधिकार को शामिल नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिष्ठा के बारे में। समाज में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, संस्कृति के आधार पर निम्न या उच्च नहीं समझा जाएगा। नेक्स्ट है अवसर। सभी के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त किया जाना, यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान अवसर, नौकरी के क्षेत्र में सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर का दिया जाना। अब नेक्स्ट आता है व्यक्ति की गरिमा। तो इसका मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति का आदर, सम्मान, श्रेष्ठता या फिर उपयोगिता में वृद्धि या कमी। किसी भी व्यक्ति की अपनी गरिमा को नकारात्मक रूप से प्रभावित न किया जाए। नेक्स्ट है एकता एवं अखंडता। एकता का मतलब है एकजुट होना यानी कि संगठन, जबकि अखंडता का मतलब है जो खंडित न हो, जो कि कई भागों में न बटा हो। नेक्स्ट है बंधुता। तो इसका मतलब है सभी भारतीय लोगों में भाईचारे की भावना जागृत करना, आपस में मिलजुल कर रहना बंधुता शब्द द्वारा इंगित किया जाता है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ फैक्ट्स को आपके सामने रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 के केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकारा है। ठाकुरदास भार्गव के अनुसार
प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। अब इसके बाद आप सोच रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा भी कहा गया है, तो उस चीज को हमने यहाँ शामिल किया गया। भीमराव अंबेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है, जबकि प्रस्तावना को ठाकुर दास भार्गव जी के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। अब बात आती है 1976 के 42वें संशोधन में 3 शब्दों को शामिल किया गया, जिसे हम एक आसान ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। SAP, सैप। S का मतलब है समाजवाद, A का मतलब एकता और अखंडता, P का मतलब है पंथ निरपेक्ष, और 42nd अमेंडमेंट को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।